हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर में। जिस पूरी सीरीज में हम लोग मास्टर करने वाले हैं मर्ज स्टैक को। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सीएसएस में और एक लेवल अप जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और फ्लेक्स बॉक्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अपने पूरे सीएसएस में। और उसी के साथ साथ इसी लेक्चर में हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी देख रहे होंगे कि कैसे अपनी जो पूरी वेबसाइट होती है उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी पार्ट को स्किप मत करना, हर एक चीज को एकदम डेप्थ में देखना। आपकी सीएसएस की जर्नी यहां से एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये हवा बना के रखा हुआ है एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी का। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है पूरी सीएसएस में। क्यों मानी जाती है, आओ चलो देखते हैं एकदम डेप्थ में। तो अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स की बात करूं तो फ्लेक्स बॉक्स है क्या। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली सीएसएस का लेआउट सिस्टम है जो हम लोग को मदद करता है आइटम्स को इजीली अरेंज करने के लिए। अब आप कहेंगे अरेंज करने के लिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैसी बहुत सारी चीजें देख ली थी। पोजीशंस देख ली थी हम लोगों ने, डिस्प्ले की और प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स्ड जैसी चीजों को देख रखा था। तो फिर फ्लेक्स बॉक्स की क्या जरूरत पड़ी। अब देखो, वो सारी चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रही थी चीजों को, बट फ्लेक्स बॉक्स के आने के बाद से चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी हैं। मतलब इतना आसान कि मान लो जो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे कि हाउ टू सेंटर अ डेव, वो केवल बस एक 3 लाइन के कोड में कर रहा है। वो कौन सा 3 लाइन का कोड है, वो बेसिकली 3 लाइन का कोड यहाँ लिखा हुआ है। मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को वो 3 3 लाइन में सॉल्व कर रहा है, इतना इजी बना दिया है। तो वो काम कैसे कर, देखो पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं। फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसा सीएसएस लेआउट सिस्टम है जो वेब पेज में एलिमेंट्स को इजीली अरेंज, अलाइन और स्पेस मैनेज करने के लिए काम आता है, चाहे स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो। अब अगर ये लेआउट का पार्ट था, आप बोल रहे होंगे भाई अगर ये लेआउट का पार्ट था तो इसको पिछली वीडियो में पढ़ा देना चाहिए था, इस वीडियो में क्यों। बट देखो, फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए भी हम लोग को मदद करता है। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है कि उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है मोबाइल स्क्रीन में और उसके अलावा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में। इसीलिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कब करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए वो देखते हैं। चलो, तो इमेजिन यू हैव अ वन बिग बॉक्स, जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। जाहिर सी बात, एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। ठीक है, चलो पहली बात तो समझ में आ गई। उसके बाद उसके अंदर 3 बॉक्सेस और हैं। अब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, चाहे जितने में रखना चाहूं उतने रख सकता हूं। वो तो उसके चाइल्ड बॉक्स होंगे, मतलब उसको हम लोग कह रहे हैं आइटम्स। ठीक है, अब देखो फ्लेक्स कर क्या देगा, पुट देम इन अ स्ट्रेट रो। अगर मैं चाहता हूं वो एकदम स्ट्रेट रो में आ जाए, फ्लेक्स प्रॉपर्टी कर देगी। मूव देम टू द सेंटर, अगर मैं चाहता हूं सारी चीजें सेंटर पे आ जाए, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अगर उसको मैं चाहता हूं एकदम राइट में चले जाए, फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अगर मैं चाहता हूं सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाए, वो भी मैं किसकी मदद से कर सकता हूं, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से कर सकता हूं। अब आप बोल रहे होंगे ये तो एब्सोल्यूट से भी कर सकते थे कि मैं एब्सोल्यूट दे के राइट से 0 कर देता। बट एक बात समझो, उसमें मुझे हर एक डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ती, उसके बाद उसको टॉप से 0 और उसके बाद उसको राइट से 0 देना पड़ता। जिससे होता क्या, वो सारी चीजें ओवरलैप्स करती। तो मुझे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशंस का यूज करना पड़ता है एक दूसरे को भेजने के लिए। बट फ्लेक्स प्रॉपर्टी ये सारे काम को काफी इजीली हैंडल कर रहा है। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो समझ में आ गया कि चलो मोटा मोटा हिस्सा हम लोग को समझ में आ गया कि ये चीज क्या है, अरेंज करवाने के लिए काम आ रहा है। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कि ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव भी रहेंगी। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे सारी चीज़ें राइट तरफ दिखे, मैं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि स्मॉल स्क्रीन में चीज़ें लेफ्ट तरफ दिखे, वो भी मैं कर सकता हूं काफ़ी इजीली। ठीक है, चलो फ्लेक्स बॉक्स तो समझ में आ गया। अब यूज़ कैसे करते हैं, काम कैसे करवाएं और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, सबसे बड़ी बात। अब देखो, टॉपिक पढ़ना और टॉपिक का रियल लाइफ यूज केस जानना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे होंगे, जो भी अभी एग्जाम्पल देने वाला हूं, आप बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल किस काम का एग्जाम्पल है। बट वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। बट अब उसका यूज कहाँ कहाँ होना है
वो आपको मैंने यहाँ कुछ लिस्ट बना रखी है। जैसे आपको नेविगेशन बार बनाना है, वहाँ फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नैव बार बना के भी देखेंगे। एक कार्ड लेआउट बनाना है, मतलब जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स एक साथ लाइन से शो हो रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूंगा, ठीक है। लॉगिन फॉर्म को एक सेंटर में लाना है, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूंगा। और तो और बहुत सारे अगर मुझे साइड सेक्शंस बनाने हैं, मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिव पेज लेआउट। बहुत ही छोटा सा कोड चेंजेस के बाद ही हम लोग इसमें चीज़ों को रिस्पॉन्सिव होते हुए देख रहे होंगे। इसीलिए फ्लेक्स बॉक्स बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। आप अपनी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट बना रहे हो, बहुत ही बेसिक वेबसाइट हो या बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड वेबसाइट हो, फ्लेक्स बॉक्स 100% ऑफ टाइम यूज हो ही रहा होगा। ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है जिसमें फ्लेक्स बॉक्स आप नहीं यूज करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर ही रहे होंगे। तो इसीलिए बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। तो जानते हैं आप कैसे करते हैं इसको। तो अगर फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर आगे बढ़े तो सिंटेक्स जानते हैं। देखो इसमें अब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, बट फिलहाल मैं आपको बहुत ही बेस से शुरुआत करवाता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने VS कोड में अपना वही पुराना फोल्डर जो था उसको ही मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ों का कोड चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सारा कोड एक गिटहब अकाउंट पे अपलोड करके आप सभी को लिंक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और वो लिंक्स यहाँ भी प्रोवाइड करा दूंगा, या तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स से लेके और इन गिटहब के लिंक्स सब चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ फ्लेक्स, क्योंकि हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। flex.html, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड लिखा, बहुत बढ़िया। इसको मैं गो लाइव करता हूँ। अब गो लाइव करने के बाद चीज़ें लाइव जाएंगी। चलो ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि जब नेविगेशन करूँ मैं तो काफ़ी आसान हो इस स्लाइड्स और उसके में, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अपना ये आ गया अपना कोड, ठीक है। VS कोड यहाँ दिख रहा है और अपनी आउटपुट जो है वो यहाँ दिखने वाली है। अब आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ फिलहाल मैंने कुछ भी लिख ही नहीं रखा है। मैं कहता हूँ H1 और मैं कहता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो तो इतना चीज़ें मैंने यहाँ अभी लिख ली, इतना चीज़ें सेटअप कर ली है, बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने की है अभी फिलहाल। तो अब तक तो बहुत ही बेसिक सेटअप, कोई भी नई चीज़ नहीं की, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं की है। अब देखो फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली पेरेंट पे यूज की जाती है। पेरेंट, अब कैसे पेरेंट? देखो मैं कहता हूँ मैंने यहाँ एक मेन नाम का डिव बना दिया, HTML सिमेंटिक्स, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर आपने HTML वाली ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो उसकी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी चैनल पे, आप देख सकते हैं, या तो मैं पिंड कमेंट्स में उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हो गई। अब मेन के अंदर मैं कहता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे डिव्स बना लेता हूँ। अब मेन क्या हो गया, अपना पेरेंट हो गया, तो मैं इसको कहता हूँ क्लास पेरेंट। अब देखो पेरेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिव्स आने वाले हैं, इसीलिए उसको हम लोग पेरेंट नाम दे रहे हैं। और मैं इसको कहता हूँ एक डॉट चाइल्ड लिखता हूँ। देखो डॉट चाइल्ड लिखने से देखना होगा क्या, डॉट चाइल्ड लिखने के बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो इसने एक डिव बना लिया जिसकी क्लास क्या है, चाइल्ड। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको VS कोड की पावर से मिलती है। तो यहां मैंने एक क्रिएट कर लिया और मैं कहता हूं ऐसे मल्टीपल 3 डिव्स मैंने बना लिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अब स्टाइल्स करना है तो मैं यहाँ इंटरनल CSS का ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स अगर मैं क्रिएट करूंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। चलो ये चीज़ तो मैंने कर ली। अब मुझे करना क्या है? अब देखो फ्लेक्स प्रॉपर्टी सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगती है पेरेंट के ऊपर। मैं लिख देता हूं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं पेरेंट पे, ठीक है। ये बात को आपको दिमाग में रखनी ही रखनी होगी, चाहो तो नोट्स में लिख लो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग को एक प्रोसेसिंग टाइम देगा जिससे आपको चीजें समझने में और भी ज्यादा डेप्थ में समझ पाएंगे, आप समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएंगी आपको। और जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो उस केस में आपको तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बहुत से लोग HTML CSS को स्किप करते हैं, बट मैं कहता हूँ हर एक चीज़ की नोट रखो। जानता हूँ मैं ये चीज़ें आगे जाके काम नहीं आएंगी नोट्स, बट आपको कहीं ना कहीं फिलहाल इस समय जो भी क्लैरिटी है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं कहता हूँ मुझे फ्लेक्स किसको देना है, पेरेंट को देना है। बट मैं पहले थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ पेरेंट तुम ले लो विथ
फुल ले लो, मतलब 100 VW, मतलब पूरी स्क्रीन की साइज। हाइट भी तुम ले लो 100 VH, मतलब स्क्रीन का साइज पूरा। बैकग्राउंड कलर तुम ले लेना ब्लैक, ताकि आंखों को प्रॉब्लम ना हो कोई भी तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मैट ब्लैक कर देता हूँ। चलो ठीक है, इतना किया। अब आउटपुट देखते हैं फिलहाल। तो देखो आउटपुट तो दिख रहा है। मैं H1 को कर देता हूँ गायब, कि H1 भाई तुम चले जाओ। जूम आउट कर लेते, शायद जूम इन है। जी हाँ, चलो इतनी चीज तो हो गई। अब मैं कहता हूँ चाइल्ड की बारी आती है। चलो डॉट चाइल्ड को मैं टारगेट करता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि विथ तुम ले लेना 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रे। ठीक है, या ये गेम्स बोर्ड, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चलो एक डिसेंट सा कलर दिख रहा है मुझे, बट ये बैकग्राउंड से ब्लेंड हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सा रेड कलर में चले जाओ। ठीक है, तो देखो अब चीज़ें तो एकदम क्लियर दिख रही है, बहुत बेहतरीन, बहुत सही चीज़ चल रही है। अब मैं करना क्या चाहूँगा, अब एक चीज़ देखो। मैं कहता हूँ अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डिव है। अब डिव क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, हम लोगों ने पहले ही सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो एक के नीचे एक आएगा, जैसे अभी आ रहा है। तो इसमें तो अपना ये बाय डिफॉल्ट नेचर आ रहा है, तो ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या करेगी, फ्लेक्स प्रॉपर्टी इसके बाय डिफॉल्ट नेचर को चेंज करने के लिए मदद कर रही है। अब चेंज कैसे करें, देखो चेंज करने के लिए मुझे फ्लेक्स देना पड़ेगा पेरेंट को। तो पेरेंट तो अपना ये था, मतलब जिसके अंदर ये सारे चाइल्ड्स बैठे हुए थे। या अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, तो जब मुझे जो भी चीज़ों को अरेंज करवाना है, मुझे उसको नहीं देना है कुछ भी चीज़ें, मुझे उसके पेरेंट को देना है। मान लो किसी बच्चे की कंप्लेन करना है, तो मैं बच्चे को जाके कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं जाके बच्चे के पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगा। हालांकि उसके हो सकता है बच्चा उसके बाद मुझे गाली देगा, बट कंप्लेन करना तो बनता है। चलो ठीक है, तो पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि चलो पेरेंट भाई तुम डिस्प्ले ले लो फ्लेक्स। अब देखो एक प्रॉपर्टी देने से कितनी सारी चेंजेस आ जाएंगी यहाँ। जैसे ही मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो अब मैं आउटपुट देखूं, देखो अब ये सब अगल बगल में आ चुके हैं। 3 डिफ थे, तीनों के 3 डिफ अगल बगल में आ गए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी से। क्या ये इनलाइन हुए, नहीं, बट बिहेव कर रहे हैं इनलाइन जैसा, जी हाँ। तो अब हम लोग ने कल पढ़ा था कि इनलाइन क्या होता है। इनलाइन में हम लोग चीजें एक ही लाइन में आती है, बट उसको हम लोग हाइट विथ नहीं दे सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में हम लोग हाइट एंड विथ सब चीज दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ने ना ही इसको इनलाइन में चेंज किया है, बस हम लोग ने इसके पेरेंट को बोलते हैं कि डिस्प्ले तुम ले लेना फ्लेक्स। एक छोटी सी प्रॉपर्टी एक तीर से पता नहीं कितने निशाने लगा रही है। ठीक है, चलो ये चीज तो हो गई। अब आगे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में जानना होता है हम लोग को। एक होता है जस्टिफाई कंटेंट, एक होता है अलाइन आइटम। अब याद कैसे करें, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज करता है, या सिंपल सा याद रखो, लेफ्ट टू राइट कंट्रोल देता है। अब लेफ्ट टू राइट मतलब क्या मैं स्टार्ट में चाहता हूं, मतलब मैं इस कोने में चाहता हूं, मैं बीच में चाहता हूं, या मैं राइट कॉर्नर में चाहता हूं। ये चीजें मैं किसकी मदद से अरेंज कर पाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट की वजह से। ठीक है, चलो ये चीज तो समझ में आ गई भैया। फिर ये क्या है, ये कंट्रोल करता है वर्टिकल डायरेक्शंस, मतलब टॉप टू बॉटम। अब कैसे, टॉप टू बॉटम में क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं अगर ये चीजें ऊपर आ रही है लिख के, या बीच में लिख के आनी चाहिए, या सबसे नीचे लिख के आनी चाहिए, वो चीजें मैं कहां से अरेंज कर पाऊंगा, अलाइन आइटम्स की मदद से। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, बट हम लोग लिख के देखते हैं चीजें कैसे होती हैं। देखो फिर से, फ्लेक्स प्रॉपर्टी पेरेंट्स पे है, तो हर एक प्रॉपर्टी हम लोग पेरेंट को ही देने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट मैंने फिलहाल दे दिया स्टार्ट। अब स्टार्ट से क्या होगा, चीजें तो पहले से स्टार्ट में है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत बढ़िया है। अब आप बोल रहे होंगे कि आप बार बार बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्यों दिखाते हैं, पिछले लेक्चर में भी आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू बताई थी। क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू सेक्शन में ये चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहती है, आपसे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पूछ लें। जैसे पोजीशन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर आपको आंसर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या वैल्यू होती है पोजीशन की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं स्टार्ट की जगह लिख देता हूँ एंड। तो अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो अब सारी चीजें एकदम एंड में चली गई हैं। बट एंड में कहा, देखो हम लोग ने बात की थी जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट कंट्रोल दे रहा है। अब जब लेफ्ट टू राइट कंट्रोल दे रहा है, इसी वजह से
पहले ये स्टार्ट में थे, उसके बाद ये एकदम एंड में चले गए, लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल ही हम लोग को चीज़ों को अरेंज करने में मदद करता है। बट क्या सिर्फ इतनी सी पावर है इसकी? नहीं। अब देखो मेन प्रॉपर्टी आती है। एक प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। ये तीन प्रॉपर्टी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूज कर रहे होंगे। देखो स्पेस अराउंड, अब स्पेस अराउंड के नाम से क्या समझ में आता है कि आसपास की जगहों पे स्पेसिंग आ जाए। अगर मैं स्पेस अराउंड यूज करता हूं, अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो देखो हो क्या रहा है, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के चारों तरफ कुछ ना कुछ स्पेसिंग आ चुकी है। और ये किसकी मदद से हो पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ऑफ कोड से। एक पहले तो हमने उसको फ्लेक्स बना दिया, दूसरा हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट दे दिया स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड मतलब हर एक एलिमेंट के आसपास स्पेसेस आ जाए, तो देखो बिल्कुल वैसा ही आउटपुट यहां शो हो रहा है। बट अब यहां एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, यहां एक अलग बिहेवियर है इसका। यहां देखो स्टार्टिंग में थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ बीच में स्पेसेस थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ भी स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ वापस से कम हो गई है। बट मैं चाहता हूँ सबके बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसेस आए, तो उसके लिए मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्पेस इवनली। देखो नाम से पता चल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ें जाए। तो अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो हर डिफ के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसेस आ रही हैं। एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज चेंजेस करने पे इतना सारा बड़ा बड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी हम लोग की इसमें? स्पेस बिटवीन। मैं चाहता हूं आसपास ना रहे, बस हर एलिमेंट के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो मैं कह देता हूं स्पेस बिटवीन। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो आसपास स्पेसेस नहीं है, बट हर एक एलिमेंट के बीच में जरूर स्पेस है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पेस बिटवीन वाली जो प्रॉपर्टी है, आप इसको बहुत जगह यूज कर रहे होंगे। आप हेडर बना रहे होंगे तो स्पेस बिटवीन चाहिए होगा, आप फुटर में कोई चेंजेस कर रहे होंगे तो स्पेस बिटवीन चाहिए होगा। मतलब स्पेस बिटवीन वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, तब तो हम लोग के पास जस्टिफाई कंटेंट आ गया। बट मैं चाहता हूं कि स्पेस बिटवीन तो रहे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट ये सेंटर में रहे। ये टॉप में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो टॉप, सेंटर और जब बॉटम की बात आती है तो हम लोग के पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है अलाइन आइटम। अब देखो ध्यान देना, ये सारी चीजें मैं पेरेंट में ही दे रहा हूं, चाइल्ड में मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैं कुछ करूंगा। ठीक है, अब अलाइन आइटम क्या है? मैं कहता हूं टॉप, तो टॉप तो जाहिर सी बात है फिलहाल टॉप पे है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अलाइन आइटम्स की टॉप होगी। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूं सेंटर, तो देखो अब ये ऊपर से शिफ्ट होके ये इस पर्टिकुलर पेरेंट डिव के एकदम सेंटर में आ चुका है। मतलब ये जो टॉप से बॉटम का जो अरेंजमेंट है वो हम लोग को कौन करके दे रहा है? वो हम लोग को पेरेंट में अलाइन आइटम करके दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कर दूं एंड, तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो ये एकदम बॉटम में लेके जा रहा है। तो प्रॉपर्टीज तो एकदम सिमिलर है, बट इसका यूज केस बहुत ही ज्यादा अलग अलग आ रहा है। अब देखो मैं इसको थोड़ा और यूज केस दिखाता हूं। इससे हम लोगों ने चीजों को अरेंज किया, ठीक है चलो कर दिया। मैं कहता हूं इसको टॉप में ही कर दो, और दो चाइल्ड्स की जगह यहां और चाइल्ड्स क्रिएट कर दो, या तीन चाइल्ड्स की जगह और चाइल्ड क्रिएट कर दो। यहां मैंने अभी बहुत सारे चाइल्ड क्रिएट कर दिए। स्पेस बिटवीन भी मैं कहूंगा स्पेस बिटवीन नहीं होना चाहिए, मैं कह देता हूं स्पेस अराउंड। ठीक है, चलो ये बहुत सारी चीज आ गई। अब देखो ये सारी चीजें एकदम लाइन में चलती चली जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी ऐसे बहुत सारे डिव्स आ जाएं, तो जितनी स्पेस उसके पास अवेलेबल थी उतनी स्पेस तो वो आए, बट बाकी के डिव्स नीचे आ जाए। अभी ये क्या कर रहा है? हर एक डिव को ऊपर ही अरेंज किए दे रहा है। देखो डिफरेंस तो अभी कोई पता चल नहीं रहा है। मैं यहां बोलता हूं चाइल्ड को कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो पहले था 200 पिक्सल जिसकी विड्थ एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ थी, बट जैसे ही मैंने बहुत सारे डिव बना लिए इसने अपने आप को कर लिया एडजस्ट। अब एडजस्ट करे तो इसने अपने स्क्रीन के हिसाब से उस चीज़ों को अपने आप में फिट कर लिया। बट मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हो। अब ऐसा कर दूंगा तो मेरा पूरा लेआउट बिगड़ जाएगा। मान लो इंस्टाग्राम पे आपको जो पोस्ट दिख रही है वो एकदम चिपटी हुई पोस्ट दिख रही है, तो आपको इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं पसंद आएगा। तो ऐसी चीजें ना हो, बट वो पावर भी मिले हम लोग को
और ऐसी चीज़ें फेस भी ना करनी पड़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेरेंट को एक और प्रॉपर्टी दूंगा। देखते हैं क्या इसके आगे है हम लोग के पास। तो नहीं, अब गैप प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। पेरेंट में हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। अब जैसे हम लोग के पास वर्ड रैप था, सबसे HTML की हम लोग की वीडियो में देखा था हम लोग ने, जब हम लोग ने बेसिक शुरुआत की थी, कि व्यू में जब जाते हैं और अगर वर्ड रैप पे क्लिक करते हैं तो वो करता क्या है, हम लोग को अपनी स्क्रीन के हिसाब से सारा कोड दिखाता है। बिल्कुल वैसा ही फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी होती है कि अपने स्क्रीन के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर देगा। मतलब एक साइड में जितने आ सकते थे उतने को लेके आएगा, बाकी सारी चीज़ों को नीचे वाली लाइन में पुश कर देगा। तो मैं कहता हूँ फ्लेक्स रैप रैप। देखो रैप कहूंगा तो क्या होगा, अब देखो क्या हो रहा है, जितने लोग ऊपर आ पा रहे थे उतने लोग ऊपर आए, जितने लोगों के लिए स्पेसेस थी उतने लोग आए, और बाद में जितने भी बचे हुए लोग थे वो सारे लोग नीचे आ गए। तो एक प्रॉपर्टी से देखो कितनी सारी चीजें हो रही हैं। देखो मैं यहाँ स्पेस अराउंड को भी कमेंट करता हूँ, अलाइन आइटम को भी कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे और भी चीजें समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो इतने लोग आ गए, मैं कहता हूँ अगर मैं और डिव्स क्रिएट कर लूँ तो क्या होगा, इसको मैं हल्का सा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता चला जाता हूँ। ठीक है, अब और डिव मैंने क्रिएट कर ली है, देखो और वो चीजें आ रही हैं। अब यहाँ छोटा सा चेंज करूंगा, यहाँ मैं कह देता हूँ मिन हाइट, कि मिनिमम हाइट 100 VH हो, उसके ऊपर वो जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो, इतना काम तो हो रहा है। अब एक और चीज दिखाता हूँ, ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना रहा है। आपको बस करना क्या, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। देखो ये आपकी एक विंडो खुल के आएगी जो आपकी चीजों को इंस्पेक्ट करके देगी। अब देखो यहाँ एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, इस आइकन पे बस आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, अब ये आपकी एक फोन स्क्रीन को दिखा रहा है। देखो आप यहाँ से फोन सिलेक्ट कर सकते हैं, आईफोन SE, आईफोन XR, आईफोन 12 प्रो। मतलब 12 प्रो में आपकी वेबसाइट कुछ ऐसे दिखने वाली है। देखिए 200 पिक्सल की जगह बस इतनी सी थी, तो उसने इतना सा शो किया। बाकी स्पेस में 200 पिक्सल नहीं आ सकता था, तो उसने बाकी सारे डिव्स को नीचे एक एक करके भेजना शुरू कर दिया। जिससे हो क्या रहा है, जिससे हम लोग की एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी बनती हुई दिख रही है, कि जितनी जगह होगी उतनी जगह वो लेगी, बाकी अगर नहीं है तो वो लेआउट को ब्रेक नहीं करेगी, वो सारी चीज़ों को नीचे भेजते हुए चली जाएगी। इसीलिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इजी बना देता है अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है फिर, अब इसके पास दो प्रॉपर्टीज और आती हैं, एक होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, एक होती है गैप। क्या होती है अभी हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं गैप प्रॉपर्टी। फ्लेक्स डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्शन को डिसाइड करता है, बट मैं इसको बाद में इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। पहले हम लोग बात करते हैं गैप प्रॉपर्टी की। अभी देखो हो क्या रहा है, अगर मैं वापस अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाऊं, इन सारे डिव्स के बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं है, बट मैं चाहता हूं हर एक डिव के बीच में थोड़े थोड़े गैपिंग आ जाए। अब वो मैं कैसे हैंडल करूंगा, अब आप कहेंगे कि मार्जिन दे दो, पैडिंग दे दो। टेक्निकली दे सकते हैं, बट फ्लेक्स प्रॉपर्टी अपने साथ साथ एक और प्रॉपर्टी लेके आती है जिसका नाम है गैप प्रॉपर्टी। अब देखो मैं सिंपल सा गैप दूंगा और कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूं, मैं कहता हूं 10 पिक्सल। आउटपुट देखते हैं, देखो सबके बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। अगर मैं कहता हूं 10 नहीं, मुझे 15 पिक्सल चाहिए थी और स्पेसिंग बढ़ाओ, तो देखो अब और स्पेसिंग बढ़ चुकी है। मतलब चीजें हम लोग की बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर तो रही हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्पेस अराउंड, या मैं कह देता हूं स्पेस इवनली, उसमें भी देखो चीजें काम कर रही है एकदम परफेक्टली। तो हर एक चीजें एकदम परफेक्ट काम कर रही है फ्लेक्स प्रॉपर्टी की मदद से। अगर फ्लेक्स प्रॉपर्टी ना होती तो हम लोग को बहुत सारी चीजें मैन्युअली परफॉर्म करनी पड़ती, जो कि हम लोग की फ्लेक्स प्रॉपर्टी लाके हम लोग का काम बहुत ज्यादा आसान कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी कि कैसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट दे रहे हैं, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप और गैप प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग में छाप लो, चाहो कहीं लिख के कहीं दीवार पे चिपका दो। फिलहाल कुछ दिन लगेंगे इन चीज़ों को याद रखने में, उसके बाद आपकी चीज़ें एक बार हैबिट में आ गई, उसके बाद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, आखिरी प्रॉपर्टी जो थी हम लोग की वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन, अब देखो फ्लेक्स डायरेक्शन में हम लोग को यहाँ बहुत 4 प्रॉपर्टीज मिलती हैं, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो और रो रिवर्स। अब देखो जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, हर एक चीज कैसे अलाइंड हो गई थी,
रो के फॉर्मेट में, मतलब लेफ्ट टू राइट चीजें जाके अलाइन हो गई थी। बट मैं चाहता हूँ चीजें लेफ्ट टू राइट ना जाए, मैं चाहता हूँ चीजें टॉप टू बॉटम अरेंज हो जाए। अगर वो चीजें लेफ्ट राइट में भी हैं तब भी वो टॉप टू बॉटम में आ जाए, जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट का नेचर होता है। तो मैं कह दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बस सिंपल सी बात है। तो देखो अब सारी चीजें एक लाइन में आ चुकी हैं। और जब मैं इसको नहीं दे रहा था ये चीज, तो वो कहाँ जा रहा था, तब वो रोज में अरेंज कर रहा था। इसका मतलब क्या है, आप फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी दें या ना दें, ये बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू लेके आता है जो होता है रो। हर एक चीज रो में ही डिफाइन रहेंगी। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे के यूज कर सकते हैं। इसका यूज केस कहाँ होगा, इसका यूज केस बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए आएगा। कि आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जो डेस्कटॉप साइट पे है, उस पे पहले सारी चीजें लेफ्ट टू राइट चीजें शो हो रही हैं, बट जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पे आए हर एक चीज टॉप टू बॉटम आ जाए। जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग फीड स्क्रॉल करते हैं, हर पोस्ट दिखते हैं हम लोग को, वो पोस्ट एक के नीचे एक होता है। तो वो हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की मदद से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक हम लोग बहुत ही फुल फ्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आपको पूरी CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, वो सारी चीजें एकदम आसानी से और इजीएस्ट वे में समझ में आ जाएंगी। तो उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे चीजों को बैठ के, ठीक है। चलो इतनी चीज तो अब हम लोग ने देख ली। अब अगर आगे मैं बात करता हूं कि आगे क्या है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और यही सेम एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग करके देख चुके हैं। यही सेम चीज बल्कि उससे भी ज्यादा हम लोग ने इसमें इंप्लीमेंट करके देख लिया है। तो अब CSS रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करते हैं कि CSS रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। अब देखो CSS रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली हम लोग की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आ रही है, जो अपना आज की टॉपिक का सबसे द बेस्ट टॉपिक है अपनी इस वीडियो का। देखते हैं क्या करता है ये रिस्पॉन्सिवनेस। देखो रिस्पॉन्सिवनेस जब भी आता है अपने CSS में एक प्रॉपर्टी खाली हम लोग को याद रखनी है, जो कि है मीडिया क्वेरीज। अब मीडिया क्वेरीज हैं क्या, कैसे यूज करते हैं, वो चीज पे देखते हैं। देखो रिस्पॉन्सिव डिजाइन करता क्या है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मीन्स अ वेबसाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट लेआउट, साइज एंड कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। मतलब जैसी अपनी डिवाइस रहेगी उसके हिसाब से वो अपनी चीजों को एडजस्ट करता चला जाएगा। मान लीजिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपने वेबसाइट को ओपन करी है, वो एक अलग वे में खुलेगी, बहुत बेहतरीन है। लैपटॉप स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होती है तो उसमें चीजें प्रॉपर एडजस्ट होके दिखाई देंगी, ठीक है। टैबलेट स्क्रीन वो तो और भी ज़्यादा छोटी होती है तो उसमें अलग तरीके से और मोबाइल में कुछ और तरीके से। अब आप कहेंगे कि ये तो वेबसाइट को अपने आप ही काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट है वो अलग अलग फ़ोन में तो खुलती है, अलग अलग टैबलेट्स पे भी खुलती है। बट ऐसा नहीं होता है। कोडिंग में कोई भी चीज़ें अपने आप से नहीं होती है, हम लोग को हर एक चीज़ को बताना पड़ता है। देखो मैं एक सिंपल चीज़ में बताता हूँ कि मान के चलो जो अपना कंप्यूटर है, या हम लोग जब भी कोड लिखते हैं, वो मान के चलो एक ढक्कन है, इसको कुछ नहीं पता है। इसको हर एक चीज हम लोग को खुद को डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। जितना अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा उतने अच्छे से वो चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अगर मोबाइल स्क्रीन में जैसा भी लेआउट चाहिए वो मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब डिस्क्राइब करना का मतलब क्या होता है, मुझे उसका कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड किस में लिखूंगा, जब डिज़ाइन की बात आ रही है तो इसका मतलब CSS की कोडिंग करने वाला हूँ मैं। हालांकि ये कोडिंग तो क्या ही है, वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे CSS का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मोबाइल के लिए मुझे CSS का कोड लिखना पड़ेगा, वो अलग रहेगा। टैबलेट के लिए अलग रहेगा, लैपटॉप के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग, ठीक है। इतना पार्ट तो अब हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतनी पार्ट तो समझ में आ गया। बट अब मुद्दे की बात आती है कि करे तो करे कैसे। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्स रैप और ये सब चीज़ों के बारे में देखा हम लोग ने। तो फ्लेक्स रैप से तो हम लोग ने देख लिया कि फ्लेक्स रैप एक छोटी सी प्रॉपर्टी, और वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी ने हम लोग को बहुत सारा काम करके दे दिया था। बहुत बेहतरीन, ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो अब मेन चीज़ आती है, कैसे हम लोग एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव कोड लिखें। देखो बहुत ही ध्यान से सुनो। जब भी मुझे एक रिस्पॉन्सिव कोड लिखना है, सबसे पहले मुझे उसकी जो साइजिंग है वो पता होनी चाहिए। देखो मैं अपने इस पे वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ठीक है। आ गए हम लोग ने इसको इंस्पेक्ट खोला, आप कंट्रोल शिफ्ट और जे एक साथ दबा सकते हैं, तब भी आपकी ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है। मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ पहले iPhone SE।
तो देखो यहाँ कुछ चीज़ें दिखा रही हैं, 375 विथ और उसकी जो हाइट है वो है 667। ठीक है चलो, ये तो बात कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इस पर सिलेक्ट करता कोई दूसरे फ़ोन पे, मान लो मैंने कर लिया आईफोन XR, तो इस पर 414 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मैं दूसरा कोई सिलेक्ट करता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो इसमें 430 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, आपको जो भी डिजाइनिंग करनी होगी वो उसके विथ के अकॉर्डिंग ही होगी। मतलब जैसी उसकी विथ होगी उसके हिसाब से मुझे कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज तो समझ में आ गई हम लोग को। अब देखो करना कैसे है। मुझे अगर जब भी रिस्पॉन्सिव कोड लिखना है, मुझे यहाँ मीडिया क्वेरीज का यूज करना पड़ेगा। मीडिया क्वेरी कैसे यूज करते हैं, बेसिकली आपको @ का सिंबल लगाना है, मीडिया लिखना है आपको, और पैरेंथेसिस ऑन करके कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर दो। ठीक है, इतना सिंटेक्स तो समझ में आया। देखो कोड में भी देखते हैं हम लोग। देखो मीडिया लिखा है @ पैरेंथेसिस ऑन किया और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब इसके अंदर आती है एक मेन प्रॉपर्टी जिसका नाम है मैक्स विथ। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कहां तक के स्क्रीन साइज वालों को ये डिजाइन देना है। मैं कहता हूं मैक्स विथ ले लो, मैक्स विथ कह देता हूं 400 पिक्सल। ठीक है, मैक्स विथ मैंने दे दी 400 पिक्सल। हालांकि मोबाइल स्क्रीन के लिए हम लोग 600 पिक्सल देते हैं, तो चलो 600 ही पिक्सल दे देता हूं, ताकि आउटपुट जो है वो काफी अच्छे से शो हो। अब देखो ये वाला पार्ट मेरा आ गया। मतलब अब इसके अंदर मैं कहता हूं मैक्स विथ 600 पिक्सल, मतलब 600 पिक्सल तक, मतलब 0 से लेके 600 तक जो भी डिजाइनिंग या जो भी लेआउट मुझे डिस्क्राइब करना है वो मैं इस पर्टिकुलर कोड के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज तो समझ में आई। अब कैसे डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग ऊपर CSS लिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही मैं कहता हूँ डॉट चाइल्ड, मतलब चाइल्ड नाम के क्लास जो भी है उसको टारगेट करो, और कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देना इसको। बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ब्लू दे देना, या ब्लू वायलेट। चलो आउटपुट देखते हैं। देखो अभी फिलहाल कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू वायलेट कलर आ रहा है। क्योंकि क्यों मैंने क्या दिया है कि अगर उसकी विथ 600 से कम हो, मतलब मैक्स विथ बोल रहा हूं ना, मतलब 0 से लेके 600 तक की बात कर रहा हूं मैं, कि 600 या 600 से कम है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टीज देखना, ना कि ये वाली। मतलब देखो दोनों को वर्क देखता है, होता कैसे ये चीज, ये पहले देखेगा कि इसको विथ मिली है, तो वो विथ सब पे अप्लाई कर देगा। उसके बाद वो देख रहा है कि बैकग्राउंड कलर इधर भी मिल रखा है और बैकग्राउंड कलर उसको यहाँ भी मिल रखा है। तो अब वो यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज होगा कि मैं कौन से बैकग्राउंड कलर को देखूं। तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो मीडिया क्वेरीज को चेक करता है। ठीक है, अब मीडिया क्वेरीज क्या होती है, वो बोल रहा है कि देखो यार 600 पिक्सल के नीचे है, तो भाई यार हमारी बात मान लेना, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट कर देना। वो तो बड़ा प्यार से बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या चेक करेगा, अपने वेबसाइट की जो भी डिवाइस पे वो खुली हुई है उसकी विथ चेक करेगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ध्यान से सुनना। वेबसाइट को पता कैसे चल रहा है कि उसकी विथ क्या है, कैसे पता चल रहा है कि वो कौन सी डिवाइस पे खुला हुआ है, उसने मोबाइल पे ओपन कर रखा है, उसने डेस्कटॉप पे ओपन कर रखा है, किस पे ओपन कर रखा है। तो उसका सीधा साधा जवाब मैंने HTML की वीडियो में दिया था, जो था अपना ये टैग मेटा के अंदर, जो हम लोग व्यू पोर्ट यूज कर रहे हैं। और देखो लिखा है यहाँ विथ इज इक्वल्स टू डिवाइस विथ। यही पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड अपनी वेबसाइट को बताता है कि आपकी जो डिवाइस है जिस पे भी आपकी वेबसाइट ओपन है वो 300 पिक्सल है, 400 पिक्सल है, या कितने भी पिक्सल है, वो सारी चीजें यही चीज बता रही है। ठीक है, इसलिए ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखना, मैंने बोला मैक्स विथ 600, मतलब 600 तक, 600 के ऊपर हुआ तो भाई तुम दूसरा कोड लेना, तो तुम फिर ये सारी चीजों को फॉलो कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। देखो अब यहाँ जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ विथ बढ़ रही है। मैं और बढ़ा दूँ, देखो 422 हो गई। अब और बड़ा करता हूँ, देखो 570 आ गया है। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ। जैसे ही मैं 600 पार कर रहा हूँ, 601 पे आया, इसने कलर अपने आप को चेंज कर लिया रेड। और रेड कहाँ से कलर आया है, ये जो इसको हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो कलर्स दे रखे थे वो लेना चालू कर दिया इसने। मतलब जब भी मैं 600 के नीचे रहूंगा तब तक ये प्रॉपर्टी काम करेगी, और जैसे ही मैं 600 के ऊपर जाता हूं उसने अपने आप का कलर को है जो चेंज कर लिया। अब ये एग्जांपल लोग क्यों देते हैं, आप एक हर एक ट्यूटोरियल में आप यही एग्जांपल देख रहे होंगे। क्यों,
क्योंकि इससे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आपको ये जानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ठीक है, बट मैं सिर्फ इतने में नहीं काम छोड़ने वाला हूँ, मैं थोड़ा और इन डेप्थ लेके जाऊंगा, आपको समझाऊंगा एक प्रॉपर वेबसाइट का एक लेआउट बना के। ठीक है, बट थोड़ा सा समय, बस थोड़ा सा समय, बनाते हैं हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, टैबलेट स्क्रीन 900 पिक्सल होती है बेसिकली, तो उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या और स्लाइड्स हैं? ठीक है, एक स्लाइड्स और हैं। चलो, तो अब क्या कहता है कि मेक अ सिंपल रिस्पॉन्सिव वेब पेज। चलो, इसके ऊपर तो अभी हम लोग बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना कैसे है। बट फिलहाल, बहरहाल, हम लोग चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, प्रैक्टिस करें तो करें कैसे। मैं बोलता हूँ यहाँ मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ HTML की, इसको कहता हूँ navbar.html। ठीक है, इसमें हम लोग navbar बना रहे होंगे एक रियल वेबसाइट जैसा। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट कोड लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ navbar कोड या navbar लेआउट, लेआउट ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा। खैर, चलो ये चीज़ें हो गई। अब करना क्या है? अब हम लोग को जो करना होगा वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे एक नैव बार को डिज़ाइन करना है। अब नैव बार डिज़ाइन करने के लिए मुझे बहुत सारी स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ मैं एक नैव बार डॉट सी एस एस नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, नैव बार डॉट सी एस एस नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लिया। तो अब जब फाइल क्रिएट किया तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसको लिंक करना। मैं कहता हूँ लिंक कोलन सी एस एस, जिससे हम लोग सी एस एस लिंक करेंगे। और मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मेरे नाम कोई भी स्टाइल नाम से नहीं है। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है? डॉट स्लैश लगाया और अपनी सी एस एस फाइल को ढूंढते हैं। सी एस एस फाइल अपनी navbar डॉट सी एस एस। ठीक है, बहुत बेहतरीन, हम लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई कर लिया। H1 में लिख देता हूँ पहले फिलहाल navbar, जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाई दे। देखो, मैं यहाँ से पोर्ट को बंद करता हूँ फिलहाल और वापस से गो लाइव करता हूँ ताकि हम लोग की चीज़ें वापस से शो हो जाए। देखो, यहाँ navbar लिख के आ रहा है। अब करना क्या है मुझे? देखो, सबसे पहले पिछली वीडियो की तरह मुझे इसका कोड या जो इसकी फॉन्ट फैमिली है ये वाली, ये इतनी खास नहीं लग रही है, तो मैं इसको भी चेंज करना चाहूँगा। बट अब उससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं CSS का बॉयलर प्लेट कोड। अब तक आपने देखा होगा कि HTML का बॉयलर प्लेट कोड कैसे लिखते हैं, बट CSS का भी एक बॉयलर प्लेट कोड होता है। अगर आप ध्यान से देखें, जो हम लोग की पुरानी जो थी, इसमें देखो ब्लैक बॉर्डर के बाहर भी एक बॉर्डर दिख रही है वाइट कलर की, मतलब कुछ स्पेसिंग आ रही है। और जो कि रियल वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। रियल वेबसाइट में अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो वो फुल एरिया में ब्लैक है, वो हल्की सी भी स्पेसिंग नहीं छूटती है। तो वो चीज़ को कैसे हैंडल करें? तो एक बॉयलर प्लेट कोड आपको आपकी CSS फाइल में हर बार लिखना होगा। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, आपको ये कोड लिखना होगा। क्या लिखना होता है? पहले मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा। एस्ट्रिक हम लोग को पता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। मैं इसमें देता हूँ कि भाई मार्जिन ले लेना तुम जीरो, बाय डिफॉल्ट तुम जीरो लेना, जहां मुझे देनी होगी मैं वहां दे दूंगा। पैडिंग, पैडिंग भी मैं कह दूंगा जीरो। ठीक है, पैडिंग जीरो। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है बॉक्स साइजिंग। ये बेसिकली बताता है कि बॉक्स साइजिंग करें कैसे। तो मैं कहता था बॉर्डर बॉक्स, कि हर एक चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी? बॉर्डर के ऊपर रहेंगी। अगर मुझे मार्जिन पैडिंग देना है, बॉर्डर की मदद से दूंगा कि बॉर्डर के बाहर कितनी स्पेस होनी चाहिए, बॉर्डर के अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए। हर एक चीज का मेन आदमी कौन रहेगा? बॉर्डर होगा। ठीक है, ये चीज लिख ली। उसके बाद क्या है, मैं HTML और अपने जो बॉडी टैग था, इसको दोनों को एक साथ टारगेट करता हूँ। अब देखो, एक साथ टारगेट करने का तरीका ये बहुत ईजी है कि कॉमा लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब वो दोनों चीज़ों को एक साथ टारगेट कर रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि आप विड्थ ले लेना 100% और हाइट भी ले लेना 100%। मतलब ये बेसिकली हम लोग को क्या मदद करेगा? हम लोग को चीज़ों को एडजस्ट करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हर एक चीज़ें पहले से उसके पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ विड्थ रहेंगी, जिससे हम लोग का जो काम करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, आपको हर बार CSS प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, HTML में अप्लाई करने से पहले आपको इतना पार्ट करना होगा। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो आउटपुट में बहुत चेंज आ गया। अब ये चीज़ें एकदम टॉप पे जाके चिपक चुकी हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब करना क्या होता है? मैं कहता हूँ मुझे फॉन्ट फैमिली नहीं समझ में आ रही है, तो एस्ट्रिक वाले, मतलब जो अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसमें कहता हूँ फॉन्ट फैमिली और कुछ सैंस की यूज़ कर लेता हूँ, गिल सैंस। ठीक है, चलो, ये कुछ डिसेंट सा दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ खास तो नहीं, बट ठीक है, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मुझे एक नैव बार डिज़ाइन करना है।
तो मैं कहता हूँ मैं एक हेडर बनाऊंगा, क्योंकि हेडर के अंदर ही नैव बार होता है। बहुत बेहतरीन। अब मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक टॉप नैव हो, मतलब एक कुछ बैनर जैसा ऊपर, कुछ जैसे होता है ना कि अपना कुछ नया लॉन्च हुआ है, कुछ नया कोर्स लॉन्च हुआ है, तो जो चीज़ें हम लोग प्रमोट करते हैं वो टॉप में आ जाए एक रिबन की तरह, उसके नीचे अपना मेन्यू बार हो। तो कुछ वैसा क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले हम लोग एक डेव क्रिएट करते हैं, जिसको मैं क्लास दूंगा टॉप नैव। ठीक है, चलो ये तो हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिया। अब क्या, मैं कहता हूँ इसके नीचे हम लोग एक और डेव बनाएंगे, जिसको मैं क्लास दूंगा मेन नैव। ठीक है, चलो दो पार्ट में नेविगेशन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो फटाफट हम लोग चलते हैं लेआउट्स में। मैं बोलता हूँ टॉप नैव के अंदर मैं कुछ एक मैसेज लिखूंगा कि एक्सप्लोर ऑल कोर्सेस ऑफ कोड की पाठशाला फॉर फ्री। ठीक है, कुछ ऐसा छोटा सा मैसेज, कोई सेंस नहीं करता इन चीज़ों का, हालांकि हर चीज़ें आपके लिए तो कोड की पाठशाला में फ्री है। ठीक है, अगर मैं अभी आउटपुट देखूं तो देखो फिलहाल ऐसा लिख के आ रहा है, कुछ अच्छा सा तो दिख रहा है मुझे। चलो, और इसके नीचे क्या होगा, अपना मेन नैव होने वाला है। मेन नैव में मैं कहता हूँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तरफ होने वाला है हम लोग का लोगो, बीच में होंगे लिंक्स और साइड में होंगे बटन्स। तो मैं कहता हूँ कि H3 में मैं लिख देता हूँ कोड की पाठशाला। ठीक है, देखो एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग कोड की पाठशाला के लिए। ऐसे ही आप अपने आप के लिए बनाना और मुझे चीज़ों को टैग करना। आपको मेरे इंस्टाग्राम और जो मेरी ट्विटर अकाउंट्स हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से मुझे फॉलो करो, वहां मुझे टैग करना अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी लिंक्स होने वाली, मतलब कुछ 3-4 लिंक्स होगी। तो हम लोग ने पढ़ा था सिमेंटिक्स में कि जब बहुत सारी लिंक्स होती हैं तो उसको हम लोग रखते हैं नैव के अंदर। तो मैंने नैव टैग यूज किया, उसके अंदर लिंक्स मतलब एंकर टैग, और मैं कह देता हूं कि होम, दूसरी लिंक में दे देता हूं कॉन्टैक्ट, और तीसरी लिंक में दे देता हूं कोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट हटा देते हैं और मैं लिख देता हूं कोर्सेस। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ताकि मैं चाहता हूं कोर्सेज वाला सेक्शन पहले हो, और लास्ट में मैं कहता हूं एक बटन होना चाहिए जिसमें लिखा होगा लॉग इन। ठीक है, इतना सिंपल सा काम। अब अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, बहुत ही गंदा सा आउटपुट, मतलब ये लग भी नहीं रहा है कि एक वेबसाइट है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड लिखा है। अब चलो फटाफट चलते हैं इसको स्टाइलिंग करने के लिए। देखो, मैं पहले कहता हूँ टॉप नैव को डिजाइन करते हैं। मैं कहता हूँ डॉट टॉप नैव, क्योंकि हम लोग की वो क्लास थी। मैं कहता हूँ आप विथ ले लेना 100%, मतलब या 100 VW ले लो, पूरी जितनी भी आपकी स्क्रीन की साइज होगी उसके हिसाब से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को जो बैकग्राउंड कलर दे दो वो दे दो ब्लैक, पिच ब्लैक एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो कलर होना चाहिए, अब ब्लैक है तो जाहिर सी बात है मुझे वाइट देना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें विजिबल रहेंगी। तो देखो अब ये चीज़ें आ रही हैं, बट ये चीज़ें बहुत ही चिपकी चिपकी सी आ रही हैं। तो याद करो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक का नाम था मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन क्या थी, बॉर्डर के अंदर स्पेसिस अगर मुझे देनी है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में अगर स्पेसिंग देनी है तो मैं पैडिंग का यूज करता हूँ, और मार्जिन मुझे बाहर की स्पेसिंग के लिए। अब देखो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ अंदर थोड़ा सा तो उसको सांस लेने की तो जगह मिल जाए उसको। तो अब वो सांस लेने की जगह बनाने के लिए इसकी सांस को बुलाना पड़ेगा, जो कि मुझे देना पड़ेगा पैडिंग। तो पैडिंग में दूंगा मान लो 12 पिक्सल या 20 पिक्सल दे दिया। 20 पिक्सल हालांकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कम, यहाँ मैं देता हूँ 12 पिक्सल। ठीक है, देखो अब कुछ डिसेंट सा बनता हुआ दिख रहा है। मैं कहता हूँ इसको और कम कर देते हैं हम लोग, 8 पिक्सल। ठीक है, अब ये कुछ बेहतर, बट अभी भी ये साइड में दिख रहा है, और साइड में दिखती हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको रियल लाइफ यूज़ केस समझ में आने वाला है। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए, बहुत बेहतरीन सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ एक चीज़ कर सकता हूँ, दो चीज़ें मैं कहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब अगर मैं आउटपुट देखूँ, सेंटर में आ चुकी चीज़ें। अब बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग ने तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर मैं दे दूं तब भी चीज़ें हो जाएंगी। तो जी हाँ बिल्कुल तब भी हो जाएंगी, बट स्मार्ट वर्क करो ना, हर जगह फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाना भी एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं कहूँगा कम कर देता हूँ,
मैं कह देता हूँ 12 पिक्सल कर दो। देखें आउटपुट, देखो थोड़ा सा साइज कम हो चुका है, 12 कुछ ज़्यादा ही कम है, 16 बोल देता हूँ। ठीक है चलो 16 कुछ ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कम ही कर देते हैं। अब देखो CSS में आप ये भी चीज़ नोटिस करना, हम लोग बहुत बार वैल्यूज़ के साथ खेलते हैं। CSS में किसी को भी याद नहीं होता कि कौन सी वैल्यू पे क्या चीज़ होने वाली है। हम लोग बस चीज़ों को टेस्ट आउट करते हैं और जैसी अपनी डिज़ाइन होती है उसके हिसाब से मैच करते हैं। तो आप अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार मुझे तो बार बार कोड्स को चेंज करना पड़ रहा है, बार बार वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। और मैं इसको प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगा, यही तो एक तरीका है CSS के साथ खेलने का। ठीक है, तो इसी से हम लोग वेबसाइट बना पाएंगे। अब देखो, अब बात आती है नीचे वाले सेक्शन की। अब नीचे वाला सेक्शन हम लोग का कौन सा था? हम लोग का था वो मेन नैव। ठीक है, अपना नैव बार और HTML, मेन नैव को मैं करता हूँ कॉपी और मैं आ जाता हूँ अपने डॉट मेन नैव। चलो बहुत बेहतरीन। अब देखो सबसे पहले चीज़ मैं चाहता क्या हूँ, अभी तो फिलहाल ये सब चीज़ें एक के नीचे एक आ रही हैं, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें पहले साइड बाय साइड आ जाएं। अब साइड बाय साइड लाने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है अपने पास जिसका नाम है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी दिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया, देखो सारी चीज़ें अपने आप साइड में आ गई। बहुत सिंपल। इसके बाद मैं कहता हूं भाई तुम भी अपने आप की जो विड्थ है वो पूरी तुम ले लो 100 VW। ठीक है, तो 100 VW ले लेगा, दिख तो नहीं रही है बट उसने ले ली अपनी विड्थ। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं बोलता हूं कि मुझे स्पेसिंग चाहिए, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं यहाँ लेफ्ट में कोड की पाठशाला लिखा रहे, बीच में अपनी लिंक्स आ जाएं और राइट साइड में लॉगिन बटन चला जाए। अब ये चीज़ क्रिएट कैसे करूं? अब देखो मैं कहाँ अरेंज करने की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट में ये, सेंटर में ये और राइट में ये, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने की बात कर रहा हूँ। तो अपने पास लेफ्ट टू राइट जाने के लिए प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट, हर चीज़ों के बीच में स्पेसेस चाहिए, तो स्पेस बिटवीन। देखो कितना इजीली हो गया, कोड की पाठशाला यहाँ आ गया, ये चीज़ यहाँ आके बैठ गई और ये साइड में आ गया अपना लॉगिन बटन। अब बहुत ही गंदा सा दिखते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम दीवार से चिपकी हुई हैं, मैं कहता हूँ थोड़ी स्पेसिंग लाओ। अब स्पेसिंग लाने के लिए कंटेंट के अंदर स्पेसिंग चाहिए मुझे, तो मैं कहता हूँ पेरेंट को ही दे दो पैडिंग। अब देखो पैडिंग मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम से थोड़ी कम रहे बट लेफ्ट राइट से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल ले लो, लेफ्ट राइट से ले लो 20 पिक्सल। अब दो वैल्यूज दी है, मतलब जो पहली वैल्यू है वो टॉप बॉटम की बात कर रही है और जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ्ट राइट की बात कर रही है। अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो कितना अच्छा सा हम लोग को लेआउट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ, तो बहुत ही बेहतरीन। चलो अब जो मेन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत क्या है कि ये दो लोग, जो जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जितने लिंक्स बैठी हुई हैं बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, इनके बीच में भी थोड़ा स्पेसिंग तो होना चाहिए। तो वो कहाँ है? देखो नैव के अंदर है। अब जब नैव के अंदर हैं, सब अगल बगल में है, ठीक है अगल बगल में तो है, सबके बीच में स्पेसिंग चाहिए, हाँ चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा कंट्रोल भी चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ मार्जिन पैडिंग देने की जगह मैं कहता हूँ कि नैव को टारगेट किया, मैं इसको भी देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स? अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी से मुझे एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है गैप प्रॉपर्टी। मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल का तुम ले लो गैप। देखो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, अब जैसे ही मैं येलो दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, ओ कहाँ चला गया मेरा, चलो येलो। अब अगर मैं देखूँ वो येलो में चेंज हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ जाए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, बस इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा। मैं कहता हूँ विड्थ जो है तुम्हारी वो ले लो 300 पिक्सल। अब अगर हम लोग देखें, देखो चीज़ें हल्का सा शिफ्ट होती हुई दिख रही है मुझे। अब अगर मैं शिफ्ट होती हुई चीज़ों पे बैकग्राउंड कलर हटा दूं, देखो ये कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सेंटर में आ चुका है। तो इसका मतलब हम लोग का जो लेआउट है वो काफ़ी हद तक क्लोज आ रहे हैं हम लोग उस चीज़ के। अब इस वजह से अंडरलाइन में हटाना चाहूंगा, तो मैं कहूँगा एंकर टैग को सिलेक्ट किया, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेकोरेशन का पार्ट है। देखो नीचे से अंडरलाइन भी हट चुकी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बटन को डिज़ाइन करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है बटन डिज़ाइन करना भी। बटन को मैं टारगेट करता हूँ और मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर कर देना,
मतलब वो जो भी रहेंगे वो सब लोग लाइन में रहने वाले हैं, वो जो चीज़ें ऊपर नीचे नहीं भागेंगी। अब बटन को मैं क्या कहता हूँ कि बटन भाई तुम अपना बैकग्राउंड कलर ले लेना ब्लैक, और तुम भी अपना फिर कलर तो जरूर ले लेना वाइट कलर। ठीक है, देखो बहुत ही गंदा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बनाते हैं। अब देखो करना क्या, अब जो हम लोग करेंगे वो थोड़ा स्पेसिंग चाहिए मुझे। लॉगिन के पास वो एकदम बॉर्डर से सारी चीजें एकदम चिपटी हुई हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग आए उसके बीच में। अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग बात करने वाले हैं पैडिंग की। देखा, अब आपको समझ में आ रही है कहाँ कहाँ चीजें यूज हो रही हैं। मैं कहता हूँ टॉप बॉटम से ले लो 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ले लो 23 पिक्सल। मैं आउटपुट देखूं, देखो एक बटन का लेआउट भी वो बनता हुआ दिख रहा है मुझे। बट इसको अगर मैं और एनहेंस करूं तो मैं कहता हूं कि भाई तुम बॉर्डर रेडियस ले लेना। बॉर्डर रेडियस मतलब साइड में कर्व्ड रेडियस क्रिएट करने के लिए काम आता है, 10 पिक्सल। मैं आउटपुट देखूं, देखो हल्का सा कर्व आ चुका है। और देखो यहाँ थोड़ा सा जो लेआउट है, देखो ये कुछ ग्रे कलर का बॉर्डर आ रही है, तो मैं यहाँ क्या दे दूंगा, बॉर्डर नन, जिससे वो ग्रे कलर की बॉर्डर भी हट जाएगी। तो अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो देखो कितना बेहतरीन सा, एक सिंपल सा और एक रियल वेबसाइट की तरह आपको एक हेडर हम लोगों ने बना के दिखाया, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर ही हम लोगों ने कवर कर ली है। एक बहुत ही डिसेंट सा दिखने वाला एक अपना हेडर है, जिसमें हम लोग के पास लिंक्स भी हैं, जिसमें हम लोग के पास बटन्स भी हैं। सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसके अंदर करके देखा। अब देखते क्या ये रिस्पॉन्सिव है। तो देखो मैं जैसे ही रिस्पॉन्सिवनेस पे ओपन करता हूँ, देखो अब तक तो चीज़ें चलो फिलहाल ठीक है, बट जैसे ही मैं बोलता हूँ कि भाई XR पे खोल देना, अब देखो यहाँ चीज़ें एकदम खिचड़ी बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पे आए, ये जो होम कोर्सेज और जो कॉन्टैक्ट वाला जो लिखा हुआ है, वो चीज़ें गायब हो जाएं। वो चीज़ें ऐसी हो जाए जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो अगर आप मेरी इस बात को ढंग से सुन रहे होंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, अगर आप सोच पा रहे हैं, अगर आप उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐसा बिहेव करवा दे जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो थी हम लोग की डिस्प्ले नन। बट ये कब करना है मुझे, जब मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ जाऊं। तो अब हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं अपने द मोस्ट स्पेशल चीज़ों का, जिसका नाम है मीडिया। ठीक है, मीडिया पैरेंथेसिस यूज किया, कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें मैं लिखता हूँ मैक्स विथ, और मैं कह देता हूँ कि भाई 600 से अगर कम है तो ये वाले कोड चला देना। अब मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो नैव वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा ही गायब हो जाए, इसमें कुछ बचे ही ना, ये सारी चीज़ें गायब रह जाएं। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई एक काम करना, जो नैव है, नैव को तुम दे देना डिस्प्ले नन। बस, काम खत्म। इतना सा ही काम करना था, उसके अलावा कुछ नहीं करना था। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो चीज़ें चली गई है वहां से। बस यहाँ कोड की पार्ट थोड़ा अगर मैं जूम कर दूं इसको 100% पे, देखो बस हम लोग का लोगो आ रहा है, लॉगिन बटन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है। तो बोलोगे भैया फिर तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे तो वाट लग गई होगी। नहीं, देखो डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये चीज़ आ रही है, मोबाइल स्क्रीन पे एक अलग चीज़ दिख रही है, और डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक अलग चीज़ दिख रही है। अब बोलेंगे आप ये हो कैसे रहा है, देखो उसने क्या बोला, ये प्रॉपर्टीज आप तभी रीड करना जब तक उसकी मैक्स विथ 600 है, मतलब वो 600 से कम है, तभी तब आप चीज़ों को इसको रीड करना। वो जैसे ही ऊपर जाता है, इन सारी चीज़ों को आप देखने तक मत आना। तो अब डेस्कटॉप स्क्रीन है, जाहिर सी बात है ये तो 600 से बहुत बड़ी है, तो वो इन कोड को देखेगा तक नहीं। और जब वो देखेगा तक नहीं, तो वो कोड को रन ही नहीं करेगा। तो वो जो डिस्प्ले नन वाली जो प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी कभी वर्क ही नहीं करेगी। देखो कितना इजीली और कितना फास्ट हम लोग ने एक हेडर क्रिएट किया एक वेबसाइट का। तो इसी के ऊपर आपके पास एक टास्क है, छोटा सा टास्क होगा वो। अब वो टास्क होने क्या वाला है, आपका होमवर्क है कि आपको सिंपल रिस्पॉन्सिव का एक पूरा प्रॉपर वेब पेज क्रिएट करना है HTML CSS की मदद से, और उसके अंदर आपको मीडिया क्वेरीज का भी यूज करना है, जिसमें आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे, और उसी के साथ साथ आप उसमें हेडिंग, पैराग्राफ्स, बटन, इमेजेस, ये सारी चीजें आप उसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपकी आपको फिलहाल करनी है, यही आपका एक टास्क है, होमवर्क की तरह मान लो।
जो आपको पूरा करना ही करना है, और डिस्कॉर्ड पे मुझे शेयर भी करना है, या तो कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे टैग कर सकते हैं जहां मैं ये सारी चीज़ें आपकी देख रहा हूँगा। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें थी। सो एक बहुत ही सिंपल सा कोट था कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू कीप इम्प्रूविंग एवरी डे। यही वेब डेवलपमेंट का एक मेन मोटो है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वेब डेवलपमेंट एक ऐसी जर्नी जिसमें आप ज़िंदगी भर सीखते हैं। आप कभी भी 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं सीखेंगे, ये आप हर साल कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, जिसमें हम लोग ने बहुत ही इन डेप्थ में चीज़ों को देखा, कैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट होती हैं, और हम लोग ने इसमें देखा फ्लेक्स बॉक्स की पावर। इसी के साथ साथ हम लोग आगे जो लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट वाला पोर्शन अब से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि क्या आप एक्साइटेड हैं या नहीं हैं। उन सारी चीज़ों को बताओ। हम लोग जावास्क्रिप्ट को एकदम अलग ही लेवल पे सीखेंगे, क्योंकि मर्ज स्टैक में जावास्क्रिप्ट ही मेन है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आपको मतलब मर्ज स्टैक काफ़ी इजीली अच्छे से आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग का टारगेट है इस मंथ के एंड तक हम लोग 700 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस और भी आते रहेंगे चैनल पे। तब तक के लिए कोड करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूं आपको मैं एक और ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ।